मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी हां, आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अयोध्या मामले की। क्या लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो पाएगा? क्योंकि अभी तक जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर मामले की सुनवाई टल गई है। जी हां, आपको बता दें कि 29 जनवरी को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन जिस तरीके से मामले की सुनवाई टल गई, इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अब की बार लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर 2014 की बात कर लेता हूं तो साल 2014 का एजेंडा रहा था राम मंदिर, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से राम मंदिर निर्माण में साल दर साल लेट होता चला गया और आखिरकार लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है, तो ऐसे में ये अब बिल्कुल कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या में राम मंदिर निर्माण नहीं हो पाएगा। आपको बता दें, राम मंदिर निर्माण नहीं होने की वजह से साधु संतों का वोट अब की बार कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि साधु संत मोदी सरकार से काफ़ी नाराज़ है। क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बात कर लेता हूँ, प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा हुआ, उस दौरान जब साधु संतों से बात की गई, उनसे बातचीत की गई, तो संतों का ये कहना था कि अगर मंदिर नहीं तो वोट नहीं, मंदिर नहीं तो वोट नहीं के बाद से आप पूरी तरीके से ये आकलन लगा सकते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी। यानी कि अगर देखा जाए तो साधु संतों का वोट इस बार कटता हुआ नजर आ रहा है, और ये बात मोदी सरकार को भी पता है। अगर बात की जाए तो चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दिग्गज नेता, सभी नेताओं के चेहरे पर साफ तौर पर हार का सिकन देखने को मिल रहा है, या फिर कह सकते हैं कि चेहरे पर हार की डर जरूर देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जा रही है मंदिर निर्माण की, तो जिस तरीके से 2014 में साधु संतों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार सत्ता संभालते ही राम मंदिर पर पहला काम करेगी, लेकिन देखने को यह मिला कि सरकार ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई बड़ा काम नहीं किया, और सीधे सीधे साधु संतों के दिलों पर आज चोट लगी है। यानी कि जिस तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज में जो कुंभ मेला लगा, उसमें जिस तरीके से अर्ध कुंभ मेले की जैसे कि हम बात करें, साधु संत बहुत से ऐसे थे जो रो रहे थे, जिनका ये कहना था कि उनके भगवान राम जो है एक त्रिपाल के नीचे रह रहे हैं, कितने सालों से त्रिपाल के नीचे रह रहे हैं, उनको एक छत नहीं मिल पाई है, मंदिर निर्माण नहीं हो पाया है, तो भावुक हो गए हैं वो राम मंदिर निर्माण में देरी को लेकर। और वैसे अगर बात की जाए तो आज देश में मोदी लहर पूरी तरीके से खत्म भी हो चुकी है। जिस तरीके से अगर बात की जाए इन 4 सालों के कार्यकाल की, तो 4 साल के कार्यकाल में ये देखने को मिला है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साधु संतों को तो नाराज किया है, लेकिन अगर बात कर लेते हैं बेरोजगारों की, तो हमारे बेरोजगार जो वर्ग के लोग हैं उन्हें भी नाराज किया है। तो वहीं युवाओं को भी काफी निराशाजनक जो है इस बार देखने को मिला है इन 4 सालों में। साल 2014 में सत्ता संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान खुद इस बात का जिक्र किया था कि सालाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन अगर आज आप देश की हालत देखते हैं, अगर आप बेरोजगारी का आंकड़ा उठाकर देखते हैं, तो जरा आप खुद देखिए कि हमारे देश में बेरोजगारी का स्तर किस तरीके से बढ़ा है। अगर आप आज बेरोजगारों से अगर आप बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने उन्हें सपने तो दिखा दिए, लेकिन सपनों को पूरा नहीं किया गया। यानी कि सीधा सीधा उनका ये भी कहना है कि अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं। मैं युवाओं की बात कर लेता हूं। युवा हमारे देश के भविष्य हैं। जिन युवाओं के साथ मोदी सरकार ने खिलवाड़ किया है, जिन युवाओं के सपनों को मोदी सरकार ने चकनाचूर किया है, वही युवा आगे चल के हमारे देश के IAS IPS अधिकारी बनेंगे, वही युवा हमारे देश के SDM DM बनेंगे। लेकिन जिन युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया गया है मोदी सरकार में, ये चीजें किसी से छिपी नहीं है। ये हम कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, जमीनी स्तर की हकीकत हम आपको बता रहे हैं। अगर आज भी आप हमारे देश में युवाओं से बात करते हैं, तो युवाओं के चेहरे पर जिस तरीके से निराशाजनक स्थिति देखने को मिलती है, उससे साफ पता चलता है। युवाओं की बातों की अगर मैं बात कर लेता हूं, युवा अगर कहते हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने सपने तो कई दिखाए, लेकिन वायदा पूरा नहीं किया। हैरानी वाली बात तो ये कि 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार खत्म कर दिया गया है मोदी सरकार के कार्यकाल में। जरा सोचिए, जो सरकार युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं करती है, जरा सोचिए जिस सरकार को बेरोजगार वर्ग के लोगों की चिंता नहीं है, तो जरा आप उनको किस हिसाब से वोट देंगे और किस आधार पर वोट देंगे। यानी कि अगर मैं वोटों की बात कर रहा हूं, तो इस बार वोट कटवे की राजनीति काफी हो रही है। यानी अब की बार लोकसभा चुनाव के से पहले की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो सर्वे जो आंकड़े बता रहे हैं, यानी त्रिकोणीय अब की बार स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं,
और ऐसे में आपको बता दूं कि जिस तरह से 2014 में देखने को मिला था कि सहयोगी पार्टियों की मदद से 73 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी, लेकिन आज की स्थिति की मैं आपको जानकारी दे दूं तो आज स्थिति यह है कि बीजेपी 35 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 73 सीटों पर 2014 में आना और अब 35 सीटों पर सिमटना, यानी कि इन दौरान ये चीजें देखने को मिली हैं कि जनता किस कदर मोदी सरकार को नापसंद कर रही है। आपको बता दूं यूपी में सपा बसपा ने जिस तरीके से 38 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला बना लिया है, ऐसे में इन दोनों के गठबंधन की जो राजनीति है इससे बहुत बड़ा नुकसान आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हो रहा है। वहीं अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर लेता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ से नाराज चल रही है सहयोगी पार्टी अपना दल और सोहेल देव समाज पार्टी। जिस तरीके से देखने को मिला है कि बीते दिनों अगर बात की जाए अपना दल की जो कह सकते हैं अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल का ये कहना था कि बीजेपी उनके साथ भेदभाव कर रही है, उनके साथ वो सम्मानजनक सीटें उन्हें नहीं मिल रही या सम्मानजनक जगह उन्हें वो नहीं दी जा रही जो दी जानी चाहिए थी। यानी कि बीजेपी से उनकी सहयोगी पार्टियां भी नाराज चल रही हैं और ऐसे में सपा बसपा गठबंधन भी तैयार हो चुका है। यानी कि अगर देखा जाए तो आज बीजेपी के पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा भी नहीं है कि जिसके आधार पर सरकार वोट मांग सके, क्योंकि इन 4 सालों में आप खुद देख लीजिए, चाहे टेलीविजन हो, समाचार पत्र हो या पत्र पत्रिकाएं हो, किसी भी चीजों पे आप देख लीजिए कि जो काम मोदी सरकार ने इन 4 सालों में किया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ योजनाएं मोदी सरकार ने लागू की, लेकिन उन योजनाओं के अलावा हमारे देश में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार ने कोई बड़ी पहल नहीं की। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ, हमारे देश के युवा जो भविष्य हैं, उन्हीं भविष्य के साथ कह सकते हैं कि मोदी सरकार के मंत्रियों ने भद्दा मजाक भी किया। मैं आपको बता दूं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ये चीजें समझनी चाहिए थी कि एक राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर दी गई है और उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसे में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने हमारे जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनका मजाक बनाते हुए ये कहा था सरकारी नौकरी से बेहतर ये होगा आप पान की दुकान खोल लीजिए। उनका ये भी कहना था सरकारी नौकरी चाहिए तो उससे बेहतर ये होगा आप दूध की दुकान खोल लीजिए। यानी कि अगर आपने मेहनत से स्कूल से कॉलेज से आपने आगे तक की पढ़ाई की है, जो बच्चा आज MBA बीटेक पोस्ट ग्रेजुएट जैसी डिग्री जिस बच्चे के आज हाथ में है, जो बच्चा मेहनत से पढ़ाई करते हुए आज इस स्तर तक पहुंचा है, और अगर उसी सरकार के मंत्री इस तरीके से बयान देते तो जरा सोचिए आपके दिलों पर क्या गुजरेगी और आपके माँ बाप के दिलों पर क्या गुजरेगी। जिस सरकार में ये कहा जाता है कि अगर रोजगार ही चाहिए तो किसी ऑफिस के बाहर आप सड़क पर चाय और पकौड़ा बेच सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास MBA की डिग्री है या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट हैं और सरकार की ये मानसिकता है कि अगर आप ऑफिस के बाहर जो है चाय या पकौड़े बेचते हैं तो जरा सोचिए कि क्या फायदा हुआ उस पढ़ाई लिखाई का। जरा उन माँ बाप के बारे में सोचिए, उन माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा गया जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए लाखों रुपए अपने बच्चों की पढ़ाइयों के पीछे खर्च कर दिए। आज उन्हीं बच्चों को इस तरीके से रोजगार की बजाय इस तरीके से फूहड़ता जिसे कहा जा सकता है उस तरीके की बात की जा रही है उन बच्चों के भविष्य के साथ। तो जरा आप ये खुद सोचिए कि जो सरकार युवाओं की चिंता नहीं करती, बेरोजगारों की चिंता नहीं करती, हमारे साधु संत जो राम मंदिर को लेकर काफी समय से इस आस में बैठे थे, लेकिन जिस तरीके से मामला कोर्ट में भी टल गया और देखने को मिला कि अभी कोई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है किस तारीख पर अगली सुनवाई होगी। 29 जनवरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 29 जनवरी से पहले नई बेंच का गठन किया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और कई जजों के साथ बैठक हुई थी, लेकिन जिस तरीके से जस्टिस बोबड़े ने जो है ये कह दिया है कि वो बीमार चल रहे हैं या वो 29 तारीख को नहीं हो पाएंगे, इस वजह से सुनवाई टल गई। यानी कि ये पूरी प्रक्रिया आप कुल मिलाकर यहाँ पर ये देखिए कि क्या हालात आज हमारे देश की हो गए। यानी चुनाव से पहले के सारे नतीजे आज आपके सामने हैं। आज आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आप कुंभ में जाइए या फिर आज हमारे देश के बेरोजगारों से बात कीजिए, आप हमारे युवाओं जो देश के भविष्य हैं उनसे बात कर लीजिए, या हमारे जो कह सकते हैं व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे बात कर लीजिए। GST आने के बाद व्यापार किस तरह से धंधा बंद हो गया है, आज ये चीजें किसी से छुपी नहीं है। GST आने के बाद की अगर मैं बात कर लेता हूं तो GST आने से व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत से व्यापार ऐसे थे जिन्हें बंद कर दिया गया, यानी कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया, और जिनके पास रोजगार था, जो लोग रोटी कमा खा रहे थे, आज उनके मुंह से सरकार ने निवाला
छीन लिया है। यानी कि ये सरकार का एक उदाहरण पेश किया गया है, ये सरकार की हकीकत है जो हमने आज आपको बताई है। ये सारी चीजों को देखने के बाद क्या आप एक ऐसी सरकार को पसंद करना चाहेंगे जो सरकार आपके और आपके बच्चे के भविष्य को लेकर उतनी जागरूक नहीं है? तो यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव से पहले की स्थितियां बनी हुई है, इसे देखकर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार का हारना बिल्कुल तय है। क्योंकि जिस तरीके से जनता पीएम मोदी से नाराज तो चली रही है, वहीं बीजेपी में भी अंदर खाने लड़ाई चल रही है। मैं बात कर लेता हूं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी इन दिनों जिस तरीके से पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि बीजेपी में दो फाड़ की स्थिति हो चुकी है। यानी कि अगर देखा जाए तो हो सकता है कि चुनाव से पहले जो है नितिन गडकरी को पीएम पद का चेहरा रखते हुए उन्हें जो है सामने कर दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि पासा पलट जाए और अब की बार भी बीजेपी की जीत की संभावनाएं बढ़ जाए, लेकिन वो तभी होगा जब नितिन गडकरी का चेहरा पूरी तरीके से सामने लाया जाएगा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर खबरें, हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, और जो हमने आपको जानकारी दी वो बताया कि किस तरीके से अयोध्या मामले की सुनवाई कोर्ट में टल चुकी है। खैर देखते हैं लोकसभा चुनाव से पहले और क्या क्या होता है और क्या प्रियंका गांधी के राजनीति में उतरने से कांग्रेस को बड़ा फायदा होता है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।